अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमारे साथ भारत से मेजर जनरल राजन कुचर साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। Arju ji, always a pleasure to be on your program and thank you for inviting. थैंक यू सो मच सर। सर हम आज बात करेंगे ज़रा जो हमारी साइड कश्मीर यानी पीओके जिसे आप लोग कहते हैं, हम लोग आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं और उसके साथ ही साथ सर प्रोटेस्ट चल रहा है और बहुत स्ट्रांगली प्रोटेस्ट चल रहा है। कई लोगों की अभी तक जानें भी जा चुकी हैं। कहाँ पे गलती हो रही है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से? धन्यवाद आरजू जी, बिकॉज पहले तो एक छोटा सा टेरेन एनालिसिस कर लेते हैं, बिकॉज व्यूअर्स को भी जानने की ज़रूरत है कि इसका हम भारत में क्यों जिक्र कर रहे हैं। ये तो पाकिस्तान के इंटरनल मैटर है, हमको इसके बारे में हमको चिंता क्यों करनी चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो पीओके है, जिसको आप आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, वो भारत की सीमा के ऊपर है। 750 किलोमीटर का एक बॉर्डर है जो भारत के साथ लगता है। और अगर इस पूरे एरिया को बोले, क्योंकि ये गिलगित बल्किस्तान का भी एरिया, हम लोग तो भारत में हमारा स्टैंड ये है कि ये पीओके का ही हिस्सा है, बट पाकिस्तान ने इसको दो पार्ट्स में बांट दिया है। इसको गिलगित बल्किस्तान को एक अलग तरीके से पाकिस्तान चलाता है और आज़ाद कश्मीर को अलग तरीके से चलाता है। तो इस बेसिकली तो हमारा स्टैंड तो यही है कि ये दोनों ही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। फिलहाल अगर हम बात करें कि जो पीओके में हो रहा है, देखिए एक तो इसकी एथनिसिटी भी देखिए। जो लोग कश्मीरी उस तरफ रहते हैं और जो कश्मीरी इस तरफ रहते हैं, इनमें रिश्तेदारियां हैं, खून के रिश्ते हैं और वो इसको अलग अलग देशों में बसे हुए हैं। तो एक तो जो इम्पैक्ट पीओके में होगा लोगों के साथ, उसका एक ऑब्वियस फॉलो भारत में भी होगा, जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा है कि बॉर्डर एरियाज में जब भी इस तरीके की प्रोटेस्ट होते हैं, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो जाती है कि पाकिस्तान कोई ना कोई इस टाइप की हरकत ना करे, एक अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए। क्योंकि हमने पहले भी देखा, जब इंटरनल डिफरेंसेस होती हैं होते हैं देशों के बीच में, तो दूसरा देश जरूर इसका फ़ायदा उठा के और वो लोगों की अटेंशन अपने डाइवर्ट करने की कोशिश करे, कुछ इन्फिल्ट्रेशन करा देगा, कुछ भारत की सीमा के ऊपर या सीमा के अंदर कोई ना कोई एक इंसिडेंट हो जाएगा, जो हुए हैं अभी। आपने जानते कुलगाम में क्या हुआ, जब हमारे दो हिंदू भाइयों को मारा गया। और इससे पहले भी हमने देखा कि इसको एलओसी के ऊपर एक वायलेशन हुआ और पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग हुई। तो उसका ये मतलब है कि इसको वहाँ से कोई ना कोई इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जा रही थी। बिकॉज जब भी इन्फिल्ट्रेशन होती है, एक नॉर्मल पैटर्न हमने देखा है कि पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग होती है। तीसरा ये है कि हमने कुछ ड्रोन्स की मूवमेंट्स देखी। अब एक नया तरीका आ गया है इन्फिल्ट्रेशन का, ड्रोन्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। उससे पता लगा जाता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ कहाँ पर डिप्लॉयड है और किस किस एरियाज में। उन एरियाज को अवॉइड किया जाता है और इन्फिल्ट्रेशन को एक सेफ रूट दिया जाता है कि आपका ये रूट, आपका नाला से यहाँ जाके आपका पहाड़ी के बीच में से ये आपका एक सेफ रूट है। तो ये जो इंडिया का इम्पैक्ट इस पे होगा। अब आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि इसको एक बेहतर तरीके से कैसे हैंडल किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बिकॉज एक छोटी चिंगारी से ही आग लगती है। तो अगर आप इस चिंगारी को, इफ यू स्टिच इन टाइम सेव्स 9 अंग्रेजी कहावत, तो वो भी इसी का जो इसको निष्कर्ष आता है कि अगर आप एक प्रॉब्लम को जड़ से या उस शुरुआती से अगर उसको निपटा देंगे, तो उसकी जड़ें नहीं
मजबूत बनेगी। तो इसको मेरा लगता है कि 4-5 साल से जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप तो क्लोजली देखते होंगे, आपको इसके बारे में ज़्यादा पता होगा, बट 4-5 साल से मैं इस एरिया को फॉलो कर रहा हूँ और 4-5 साल से मुझे एक्चुअली लगा है कि इसको यहाँ पे कुछ तनाव बढ़ता जा रहा है और ख़ास तौर पे लोग, देखिए आप रोक नहीं पाएंगे लोगों को कंपेयर करने से। अब एक कश्मीरी इस तरफ रहता है, कश्मीरी उस तरफ रहता है, तो आपस में बातचीत होती है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और आप उसके इंटरनेट से बात करते हैं, तो एक्चुअली कंपैरिजन आपका जायज़ है। और जब वो देखते हैं कि इसको भारत की तरफ लोग इतने आराम और इतनी उनको वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, कॉलेजेस अच्छे हैं, यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में काफ़ी तवज्जो दी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इतना अच्छा है, आपके दुबई के, आपके यूएई के लोग इधर आके पैसा लगा रहे हैं, आप हॉस्पिटैलिटी इंप्रूव हो रही है, टूरिज्म बेटर हो रहा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, तो ये छुपी नहीं होती चीज़ें। पहली चीज़ तो ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था, आप भी जानते हैं इसकी हिस्ट्री, मैं उस पर टाइम नहीं लेना चाहता। मैं आई विल कम स्ट्रेट टू कि किस तरीके से ये हैंडल हो सकता है। पहले है कि पहले इकोनॉमिक इश्यूज थे, फिर स्लोली गवर्नेंस के इश्यूज बन गए और फिर एंड में कॉन्स्टिट्यूशनल इशू बन गए। अब जो एक रेड लाइन हम जिसको बोलते हैं ना, कोई भी एजिटेशन होता है, वो जब एक रेड लाइन पार हो जाती है वो एजिटेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जैसा कि आपने भारत में भी देखा, वो जो कॉकरोच मूवमेंट भी हमने देखा। और ये मैं बहुत कैंडिडली बोलता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने बातचीत ही करनी थी तो 2 महीने पहले क्यों नहीं कर ली बातचीत, प्रॉब्लम को खत्म कर देते वहीं पर। जब आपका मिनिस्टर को रिजाइन नहीं करना था, उसको पहले क्यों नहीं रिजाइन करवा देते। तो ये सारी एक हाइंडसाइट में हम चीज़ें देखते हैं कि अगर गवर्नमेंट एक टाइमली एक्शन लेती है तो उसके डिविडेंड्स बहुत होते हैं। और इसीलिए हम जब मैनेजमेंट में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं एक ऊडा साइकिल के बारे में, ओरिएंट, ऑब्जर्व, डायरेक्ट एंड एक्ट, उसमें डिसीजन मेकिंग का जो साइकिल है वो सबसे कम होना चाहिए। बिकॉज जितनी फौज में तो सिखलाई यही है हमारी, डिसीजन मेकिंग का जो आपका साइकिल है वो जितना आपका कम होगा उतने ही आपको मेजर उसके डिविडेंड्स मिलेंगे। और इसीलिए मैं चाहता था कि डिस्पैशनेटली अगर मैं देखूं, आई एम नॉट स्पीकिंग लाइक ए इंडियन और अ पाकिस्तानी और एनीबडी, सपोजिंग एक मैं न्यूट्रल आदमी हूं और मैं इसको समझने की कोशिश करता हूं भाई इन लोगों की तकलीफ क्या है, इनकी प्रॉब्लम्स क्या है, व्हाई डोंट आई सिट डाउन विद जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चुने हुए हैं या नहीं चुने हुए जो भी हैं, और मैं उनसे ये आपके मसले उनको रिजॉल्व करूं। दूसरा, क्या इनके मसलों की सुनवाई हो रही है। एक लोकल गवर्नेंस सिस्टम, हम जिसको लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बोलते हैं, जैसे कि पंचायत होती है, आपकी तहसील होती है, डिस्ट्रिक्ट होता है, उसमें आपकी पंचायत होती है, पंचायतों के पास पावर्स दिए जाते हैं कि छोटे मोटे जो आपके मसले हैं आप अपना को रिजॉल्व कीजिए। तो ऐसा कोई मैकेनिज्म है, एक रिड्रेसल मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं, तो कोई ऐसा आपके पास मैकेनिज्म है एग्जिस्टिंग कि इसको लोगों की जो आपकी इमीडिएट प्रॉब्लम्स है, उनके घरों की प्रॉब्लम्स है, ये उसका एक इमीडिएट जो आप रेमेडी या उसका सोल्यूशन आप दे पा रहे हैं। और जब ऐसे आपके पास मैकेनिज्म्स आपके एग्जिस्टिंग आपके पास नहीं होंगे, और दूसरा है कि आप एक करप्शन और इन चीज़ों के तवज्जो से आप लोगों के रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे। अब आप देख लीजिए पीओके में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, किसको मिलते हैं। दूसरा, इसको क्या यहाँ के
लोगों को कोई, आप इनसे मंगला डैम है यहाँ पे, आपके पावर जनरेशन प्लांट्स हैं यहाँ पे, आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक हाइड्रो पार्ट्स ऑफ द कंट्री में आप इसको भेज दें। जैसे अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए तो यहाँ जनरेट होती है, पंजाब सिंध में जाती है, सेम दामों में इनको मिलती है, सेम दामों में मिलती है। तो ये बोलते हैं ये तो हमारे देश से आप लेके जा रहे हो या हमारे शहर से लेके जा रहे हो, तो हमको तो कंसेशन या कोई कंपनसेशन आपको मिलना चाहिए सर। हाँ जी सर, मैं ये कह रही हूँ कि सिचुएशन तो बहुत अरसे से कश्मीर की, आज़ाद कश्मीर या पीओके की ऐसे ही थी, लेकिन अब लोग पहले से कहीं ज़्यादा प्रोटेस्ट करने लगे हैं और बाहर रोड पर आने लगे हैं। 2.5 साल पहले, 2-2.5 साल पहले भी आए थे, इस बार भी आए हैं। तो ज़्यादा तो उसकी रीज़न क्या हो सकती है? क्या वो अब ये समझ रहे हैं कि इंटरनेट का ज़माना है और उनकी आवाज़ जो है वो कई दूसरी कंट्रीज तक भी पहुंच सकती है? क्या इस वजह से प्रोटेस्ट बढ़ गए हैं या अब वो लोग तंग आ चुके हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बात ना सुनने से? देखिए, एक होता है आपके लिमिट ऑफ पेशेंस भी होती है कि आप इसको कई साल तक आप इसको बर्दाश्त कर लेते हैं चीजें, बट एक फिर आपका पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ जाता है। देखिए, ऑफ कोर्स सोशल मीडिया है तो वो जो अपनी ग्रीवेंस है वो ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और उनकी जो ये आपकी जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी आपकी जैक जो बनी है, ये इसी के लिए बनी, बिकॉज पहले तो हमने इसका नाम इतना ज्यादा हमने सुना भी नहीं, और अब ये एक ऐसी मूवमेंट को लेके आया है जिसके साथ इतने लोग जुड़ने लग गए और इसको अपने आप को आइडेंटिफाई करने लग गए और इसलिए सड़कों पे आ गए। और बीच में ना मैं एक पाकिस्तानी पैनलिस्ट के साथ था एक प्रोग्राम में, अच्छा वो मुझे बता रहे थे, ही आई थिंक जर्नलिस्ट, वो मुझे बता रहे थे कि शायद गवर्नमेंट मान जाएगी 10, ये जो 12 सीट्स हैं इनको 6 तक लाने में, इसको हाफ करने में। आज मैं क्या देखता हूं, ये उसका चर्चा नहीं हो रहा है और उसको बताया जा रहा है कि नहीं नहीं ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये इसको तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी इसकी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मुद्दा लेके आना पड़ेगा। क्यों नहीं ला रहे आप उसको डिफ्लेक्ट क्यों कर रहे हैं? आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ अगर उसको लेके जा रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपका 27th अमेंडमेंट जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन में किया था, जिसमें जनरल मुनीर को आपने तमगे दे दिए, उसको सीडीएफ बना दिया, ये सब कर दिया, कितनी देर में आपने उसको पास किया? कुछ दिनों में। क्या आप एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं पास कर सकते अगर आप में इंटेंट हो करने का? इसको मुझे लगता है कि इस पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान गवर्नमेंट सोचती है कि वो जैसे बलूचिस्तान में कंटेन कर लिया, खैबर पख्तूनवा में कंटेन कर लिया, अब लोग इनको यहाँ भी कंटेन कर पाएंगे। बट इनकी एक बहुत बड़ी गलती बताऊं क्या है? You should not compare Baluchistan with POK, because POK के साथ भारत लगता है और बलूचिस्तान के साथ अफगानिस्तान लगता है। एक बहुत मेजर बुनियादी डिफरेंस है और ये बहुत सेंसिटिव एरिया है, जैसे मैंने आपको बताया। और यहाँ पर अगर आप अपने लोगों को उसको नाराज कर देंगे तो वो आपको आने वाले वक्त में जब लड़ाई भी होगी, इसको छिड़ेगी, तो ये लोग आपका साथ नहीं देंगे फिर। लेकिन सर इतने लोगों की जानें चली गई हैं, मुझे तो लग रहा है कि ये अपने लिए, मतलब पाकिस्तान स्टेट अपने लिए मुश्किल ही खड़ी करती जा रही है। इतने लोगों की जानें, आपके इतना प्रोटेस्ट हुआ था अभी कुछ दिन पहले स्टूडेंट्स का, एक भी गोली नहीं चली, एक की भी जान नहीं गई, और यहाँ पर इतने लोग मार डाले इन्होंने। कश्मीर के लोग तो बहुत सख्त नाराज हैं इनसे, चाहे वो कश्मीर में रहते हो, आजाद कश्मीर में, चाहे वो इंग्लैंड में या कहीं और रहते हो। उनकी वीडियोज आ रही है मेरे पास और वो बहुत सख्त नाराज हैं कि हमारे लोगों को मारा इन्होंने। देखिए आरजू जी, आज पाकिस्तान को
कौन जो इनके ऊपर हाथ, इनकी ब्लेसिंग जो है, इनके कौन ब्लेसिंग्स इनको देके बैठा हुआ। एक तो यूनाइटेड स्टेट्स है, और इस यूनाइटेड स्टेट्स की वजह से इसको ये लोग इसको काफी कुछ जो इनके साथ खून भी माफ हो जाता। दूसरा है चाइना। इसको मुझे बताइए कि आज कौन सा पावर है जो पाकिस्तान को कंपेल कर सकता है कि आप सुधर जाओ और आप अपने आप को सही अपना करो, ये अपनी गवर्नेंस को बेटर करो, ये आप अपने सिस्टम्स को बेटर करो, नहीं तो हम आपकी सारी फंडिंग रोक देंगे। बिकॉज पाकिस्तान एक ही लैंग्वेज समझेगा, मैं आपको बता रहा हूँ आज। इसको कुछ व्यूअर्स को बुरा लगे, पर मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान धमकी की जबान नहीं सुनता है। जैसे कि अगर भारत ने बोल दिया सिंधु 2.0 हो जाएगा, मगर उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान। लेट मी टेल यू, पाकिस्तान को फर्क पड़ेगा जब पाकिस्तान फंडिंग बंद होगी। हाँ, जब IMF को इसको लोन देना बंद कर देगा, वर्ल्ड बैंक बंद कर देगा, और इसको अमेरिका उनको बोलेगा आई एम सॉरी, ये आप अपनी ये इंटरनल गवर्नेंस को बेटर कीजिए और उसके बाद हमसे बात कीजिए। जब तक ये होगा, ये सारे जो आप वीडियोस देख रहे हैं, इनका कोई फायदा नहीं होगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में क्या किया, जब एक रिहेबिलिटेशन सेंटर के ऊपर इसको अटैक किया जिसमें 100 लोग मारे गए, तो कुछ नहीं हुआ उसका। तो जब तक ये जो सो कॉल्ड सुपर पावर्स हैं एक पाकिस्तान को प्रोटेक्शनिज्म में रख रही हैं, इसको मुझे नहीं लगता अर्जू जी कि यहाँ पे कोई भी फर्क होने वाला है। बट उसी क्या होगा आने वाले वक्त में, मैं ये इसको देख रहा हूँ, द राइटिंग ऑन द वॉल। जिस तरीके से बलूचिस्तान में ये प्रॉब्लम हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है, और ये फैलती जा रही है POK में, कराची में भी इश्यूज हैं, वहाँ पे भी बड़ी आपकी प्रॉब्लम है। एक मैं आपका पाकिस्तान का प्रोग्राम सुन रहा था, वो सोच रहे हैं कि अब आपके जितने भी आपके प्रोविंसेस हैं उनको दोबारा से डेमार्केशन की जाए उनकी, और इसको कराची को सिंध से निकाल के इसको किसी और का हिस्सा बनाया जाए। तो अब इस टाइप की सोच जो रख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, पता नहीं इनका क्या मकसद क्या है, आप ज़्यादा जानते हैं। और जो वो मोहसिन नकवी जो ये आजकल होम मिनिस्टर है जी, इंटीरियर मिनिस्टर काफ़ी हाईलाइट हो चुके हैं, और वो प्रेसिडेंट जरदारी से भी जाके मिल रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या लोग बोल रहे हैं कि जल्द मुनीर को प्रेसिडेंट बनाएंगे। तो इस टाइप की न्यूज भी आ रही है कि आपके सर ये सर एग्जैक्टली सर ऐसी न्यूज आ रही है। ये मोहसिन नकवी तो वो है सर जो पैराशूट के जरिए उतारे जाते हैं ना, ये ना इन्होंने इलेक्शन लड़ा होता है ना कुछ, ला के बना दिए जाते हैं, और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ही हैं। और वही उन्हीं की न्यूज, वो कई लोग कह रहे हैं अभी तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई है इनके ये कहने से कि जी सिस्टम नहीं चल रहा और कोलैप्स कर गया है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो सबसे पहले तो तुम रिजाइन करके निकलो यहाँ से, और दूसरा वो जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ये बने हुए वहां से हटेंगे। देखिए, जब आप ऐसी स्टेटमेंट अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट लगा रहे, तो आप भी तो उस गवर्नमेंट का हिस्सा हो, तो आप उसको बोलते हो गवर्नेंस सिस्टम फेल हो गया, सो यू आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स। तो आपने क्या किया कि उसको इसको रोकने के लिए, उसको फेल ना होने के लिए। तो ये सारी स्टेटमेंट्स पब्लिक कंजम्पशन के लिए हैं। बेसिकली आप एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कुछ बड़ा करने के लिए। तो आई डोंट नो क्या बड़ा होने वाला है पाकिस्तान में। अभी कल ही एक प्रोग्राम किया था इसके ऊपर, तो मैंने तो इसको बोला था कि इसी ऐसे 2025 में भी रूमर आए थे कि पाकिस्तान में ऐसा होने वाला है, पर कुछ हुआ नहीं। अब दोबारा से आ रहे हैं, तो आई डोंट नो जो है ना अंदर की पॉलिटिक्स, मुझे पाकिस्तान की नहीं है कि क्या हो रहा है उधर, उसको वहाँ पे अंदर क्या हो रहा है एंड क्लोज डोर्स। बट ये चीज़ तो साफ है कि अभी आपने सोशल मीडिया का बोला, अब इंटरनेट का ज़माना है, आपका व्हाट्सएप, इंस्टा और एक्स वगैरह, तो कोई भी न्यूज़ आपकी वायरल हो जाती है, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि हर एक न्यूज़ में सच्चाई हो। तो पाकिस्तान के लिए है कि आपके एग्जिस्टिंग अपने सिस्टम्स को अगर आप उसको बेटर अपना कर सके, करप्शन बेटर कर सके, आपका इनकम टैक्स
एक आपका रेवेन्यू, आपका अर्निंग है। आप इसको मुझे बताइए पाकिस्तान में कितने परसेंट लोग ये इनकम टैक्स देते हैं? कितने परसेंटेज ट्रेडर्स हैं आपके पाकिस्तान जो जीएसटी, आप एक सब्सटैंशियल जीएसटी जमा करते हैं? सर जीएसटी तो देना पड़ ही जाता है सबको, क्योंकि वो आप कोई भी चीज लेते हैं तो वो जो भी आउटलेट होती है वो जीएसटी ऐड करके ही पैसे जो वो आपसे लेते हैं, तो वो तो ना चाहते हुए भी हर एक को देना पड़ जाता है, लेकिन टैक्स बहुत कम लोग देते हैं। और जो टैक्स देते हैं ये जो टैक्स देते हैं सर, ये उन्हीं की जिंदगी और खराब कर देते हैं, क्योंकि मैं टैक्स देती हूँ ना, मुझे पता है मैं टैक्स देती हूँ, मुझे और मुश्किल में डाल देते हैं टैक्स देने वाले को। तो ये नहीं, उसी आपका इनकम टैक्स तो मैं इसको आई थिंक आपके पाकिस्तान में कितने, आपके 2 या 3% लोग इनकम टैक्स देते हैं? हाँ सर, कम लोग हैं, परसेंटेज तो मुझे नहीं पता, लेकिन कम है। परसेंटेज कम है, तो फिर आपका रेवेन्यू कहाँ से आएगा मुझे बताइए? इसको गवर्नमेंट आपको सर जो बड़े लोग हैं वो तो देते ही नहीं ना सर, जिनकी बिलियन में आमदनी होती है, ये जो जितने सर ये चाहे फौजी बैठे हों चाहे सिविलियन बैठे हों, जिनके पास पैसे है सर, वो तो टैक्स चोरी करते हैं। तो इसका मतलब कि जो एग्जाम्पल, जिन लोगों ने एग्जाम्पल सेट करना है पाकिस्तान में, वो करते नहीं। इसीलिए अब आपने एक जेनजी देखा। अभी मैं तो वेट कर रहा हूँ ये आरजू जी के आपका जेनजी कब जागेगा। भारत में तो जाग गया है और आपने उसका नतीजा भी देख लिया। तो इसको नेपाल में भी जाग चुका है, बांग्लादेश में भी जाग चुका है, अब बस आई थिंक पाकिस्तान बच गया। तो जागेगा सर, डेफिनेटली जागेगा। जिस दिन आप जेनजी जागेगा ना आरजू जी, आप देखना देयर बी रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान। एग्जैक्टली सर, होना चाहिए। हाँ, और पाकिस्तान अपने आप को चेंज, जो एक व्हील ऑफ चेंज जो इसको नजर आना चाहिए पाकिस्तान में, जो नहीं आ रहा है, और जो टोटल फौज के कंट्रोल में चीजें आपकी चल रही हैं। और आप इसकी इंडस्ट्री देख लीजिए, फौजी फाउंडेशन इसको बोलते हैं, आप इसको देख लीजिए कितनी इंडस्ट्री चलाते हैं, और इनके कितने लोग रिटायर्ड लोग इनके टॉप ओहदे में बैठे हुए हैं। इस ब्यूरोक्रेसी को तो मात दे दी पाकिस्तान की फौज ने। बिल्कुल। तो इस टाइप का जब हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो आई थिंक टाइम आ गया है कि एक रीअवेकनिंग का विद इन पाकिस्तान। और जिस दिन ये रीअवेकनिंग आएगी, देखिए आपने पीओके में देख लिया, रीअवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। जेनजी आपके सड़क पे आ चुके हैं आपके पीओके में, और आप देखेंगे आने वाले वक्त में इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गवर्नमेंट, देखिए आपने फायरिंग करी, 80 लोग मार दिए, 100 लोग मार दिए, पर अभी भी तो लाखों लोग इस मूवमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं, उनको कैसे रोकेंगे? ऐसे ही है सर, कितनों को मारेंगे ये? और वैसे तो खैर एक को भी नहीं मारना चाहिए, लेकिन ये अपने आप को बचाने के लिए कितनों को मारेंगे? ये सब कुछ इनके अगेंस्ट ही जा रहा है, और इनको अपनी पॉलिसीज को और अपने एक्शन को, गवर्नमेंट को और स्टेट को देखना पड़ेगा। ये सिर्फ कश्मीर के लोगों को इल्जाम लगा के बच नहीं सकते। हाँ, और ये जो कश्मीर का मुद्दा है ना, इसको आई थिंक इतने साल हो गए, 70-80 साल हो गए, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, आने वाले वक्त में भी कुछ नहीं होने वाला। सो एक इनको रियलाइजेशन भी पाकिस्तान में आनी चाहिए, लीडर्स वगैरह को, कि इसको खत्म करें, और इसको भारत के साथ इसको जो भी आपने एग्रीमेंट्स करने हैं और बायलैटरल रिलेशंस आपको करने हैं, आपको उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो एक चीज बहुत क्लियर है आरजू जी, कि अगर दो देश जो आपके नेबर्स हैं, और अगर वो एक देश उसमें तरक्की करना चाहता है पर वो दुश्मनी रखता है, उसको चूज करता है, तो उसकी कभी भी डेवलपमेंट वहां पे नहीं हो सकती। लेकिन सर आप जो कह रहे हैं ना कि ये कश्मीर का इशू सॉल्व कर लेंगे या करना चाहिए, तो सर बहुत से लोगों का बिजनेस खत्म हो जाएगा, दुकानें बंद हो जाएंगी इनकी, इसलिए ये कभी होने नहीं देंगे। एक ना एक इशू कश्मीर का लेकर और इसको ये चलाते रहेंगे, क्योंकि इसी के जरिए तो ये बार बार कहते हैं कि जी भारत हमारे पीछे पड़ा है और इस किस्म की बातें। फिर तो कोई इशू ही नहीं रह जाएगा हमारा भारत से लड़ने का, तो फिर
ये जो कहते हैं डिफेंस का नाम लेके सर जो कुछ किया जाता है वो फिर नहीं कर पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये कश्मीर का इशू कभी भी कम से कम मुझे तो मेरी लाइफ में तो नहीं लगता कि खत्म होने वाला है। जी कुछ कहना चाह रहे थे सर? देखिए आई एग्री विद यू अर्जुन, बट एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। देखिए वॉर की लड़ाई से आपके कोई मसले हल नहीं होते। आपने ईरान की लड़ाई देखी, अब आपने देख लिया 50 ये 4-5 महीने में इसको क्या हुआ, बर्बादी के सिवा और आपको कुछ नहीं मिला। और इस अल्टीमेटली अगर आप देखें 28 फरवरी की डेट और आज की डेट देखें तो आप देखो कि इसको क्या हासिल हुआ, आपने कुछ नहीं हासिल कर पाया। यूक्रेन रशिया की लड़ाई भी ऐसी चल रही है, 4.5 साल हो गए, इकोनॉमी खत्म हो चुकी है देशों की। तो ये सबक हम जब एक्चुअली होते हैं कि लेसन्स टू बी लर्न फ्रॉम मिलिट्री हिस्ट्री, तो ये लेसन आई थिंक पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमीज में भी पढ़ाने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली उनके सिलेबस में अनफॉर्चुनेटली खाली धा दी है, और वो सिलेबस से निकालना चाहिए। एटलीस्ट उनको मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ाओ आप उनको कैंपेन्स के बारे में बताओ कि कैसे जो मसले आपके हल नहीं होते लड़ाई से। मेरा तो ये मानना है। बिल्कुल ऐसे ही सर, लड़ाई से कोई मसला हल नहीं होता और इनको जरूर अपनी सोच भी और अपने टेक्स्ट बुक्स में भी बहुत कुछ चेंज करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच आंसू जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। जय